हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। आज हम नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ आए हैं, रिक्रूटमेंट। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम जो बात करेंगे वो रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये खासकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक है। खासकर मैनेजमेंट, जो भी एस्पिरेंट्स MBA, BBA, BCom या कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या नेट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, ये टॉपिक उनके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम किन किन कंटेंट के बारे में बात करेंगे या किस में हम बात करना चाहेंगे, ये आज सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले जो हमारा ये टॉपिक आएगा उसमें ये देखिए, कंटेंट इसमें क्या क्या होने वाले हैं। कंटेंट में सबसे पहले हमारे पास आएगा मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट पहला तो ये आएगा। देन नेक्स्ट जो आने वाला है आपका फैक्टर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स। देन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या क्या रहेंगे, सोर्सेज कहाँ से आएंगे। देन एक रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड होता है, उसको हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे। रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड क्या होता है, खासकर ह्यूमन रिसोर्स या HR की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कई बार पूछा जाता है वाइवा में कि व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड। नेक्स्ट जो टॉपिक हम बात करेंगे वो है कंसिडरेशन इन रिक्रूटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कंसिडरेशन रिक्रूटमेंट के टाइम पे ध्यान देने वाली बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कंसिडरेशन क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें, वो आएंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और कुछ MCQs हैं जो नेट के रिलेटेड या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट एक सिंपल सा प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग केपेबल एप्लीकेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। भाई आपको रोजगार के लिए किसी केपेबल पर्टिकुलर पर्सन को ही तो फाइंड आउट करोगे। फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग केपेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योग्य केपेबल एप्लीकेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी केपेबल पर्सनैलिटी को या इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करना, फाइंड करना ही आपका रिक्रूटमेंट कहलाता है। ये प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट कहलाता है। द प्रोसेस बिगिंस व्हेन न्यू रिक्रूट्स आर सॉट एंड एंड्स विद देयर एप्लीकेशंस आर सबमिटेड। ये प्रोसेस जो है जब स्टार्ट कहाँ से होता है, जब नया रिक्रूटमेंट या नया रिक्रूटमेंट करने के लिए जो देखते हैं या सर्च करते हैं, और सबमिशन, एप्लीकेशन सबमिशन होने तक, आवेदन सबमिट होने तक की प्रोसेस को आपकी रिक्रूटमेंट कहलाती है। द रिजल्ट इज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम विच द न्यू एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड। रिजल्ट क्या होगा, एक नया एम्प्लॉयमेंट के लिए एक एप्लीकेंट्स का पूल तैयार हो जाता है, जिसको हम, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम जो कई बार बोलते हैं उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम भर्ती। कई बार आपने सुना भी होगा वर्ड भर्ती, भर्ती आई है, भर्ती आई है बोलते हैं कई बार। दैट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में यही है कि भर्ती क्या होती है भाई। दैट मीन्स रिक्रूटमेंट फाइंडिंग द राइट कैंडिडेट और उसको अट्रैक्ट करना बाय द मीन्स ऑफ सेलेक्टिंग और बाय द मीन्स ऑफ अट्रैक्टिंग देम और फाइंड आउट करना। ये प्रोसेस जो है न्यू रिक्रूटमेंट से स्टार्ट होके जब तक वो फॉर्म सबमिट नहीं हो जाती तब तक की प्रोसेस को रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में हम डालते हैं। ठीक, बात करेंगे आगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो है रिक्रूटमेंट को जो इफ़ेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो है आपका पहले इंटरनल फैक्टर्स, सॉरी एक्सटर्नल फैक्टर, देन इंटरनल फैक्टर्स। ठीक, एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होंगे जो रिक्रूटमेंट करने के लिए इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट नहीं करते, बाहर से कोई भी चीज़ ऐसे इफेक्ट करे। सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन दैट मीन्स किसी भी एंटरप्राइज की इकोनॉमिक कंडीशन अगर बेटर नहीं होगी तो वो रिक्रूटमेंट में नहीं जा सकती। अगर लेबर मार्केट जो है, ये भी इम्पोर्टेंट, लेबर मार्केट, अगर मार्केट में लेबर सप्लाई कम है तो रिक्रूटमेंट
का भी इफेक्ट पड़ेगा, उसकी प्रोसेस में भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर लेबर सप्लाई ज़्यादा है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उसका दोनों साइड से इफेक्ट पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है जो रिक्रूटमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। देन उसके बाद कम्पिटिटिव लैंडस्केप, अगर कोई कम्पिटिटिव लैंडस्केप तैयार होता है रिक्रूटमेंट के केस पे, वो भी इसके कैटेगरी में आएगा। देन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, कुछ सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो रिक्रूटमेंट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक और आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आजकल जैसे आपने देखा होगा एआई सिस्टम आया है, तो उस केस में भी क्या आया कि आपको रिक्रूटमेंट करने हैं जो कंप्यूटरली हाईली स्किल्ड होंगे बच्चे या कोई एम्प्लॉय, उनको ज़्यादा कंपनी प्रेफर कर रही है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर जिसके पास है, नॉलेज है उसको, उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिक्रूटमेंट में ये पॉइंट को आजकल डाला जा रहा है। देन अगर हम इंटरनल की बात करेंगे तो इंटरनल में अगर हमने रिक्रूटमेंट करना है तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहली तो बात आती है कि फर्म का साइज़, जिस फर्म में काम हो रहा है उसका साइज़। अगर छोटा है उसको एक्सपेंशन करना है उस केस में आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। या रिट्रेंच हो रही है कुछ, या ट्रांसफ़र हो रहा है, उस केस में भी हमको साइज़ देखना पड़ेगा। साइज़ छोटा है उसको बड़ा करना है, उस केस पे भी हमें रिक्रूटमेंट करना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आपकी अगर मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है ह्यूमन रिसोर्स की, वो रिक्रूटमेंट के हिसाब से अगर प्रॉपर चल रही है तो प्लानिंग के हिसाब से, तो पहला सेकंड पॉइंट ये भी निकल के आ जाता है कि एक इंटरनल फैक्टर ये भी है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट माइट बी और स्मॉल, लार्ज, ये स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, या मिड लेवल का हो सकता है। तो आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर की बात होती है। एम्प्लॉयर का ब्रांड, कई बार क्या होता है अच्छी कंपनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो जाता है और कई लोग वहीं पर स्टिक रहना चाहते हैं, जैसे टाटा, अंबानी, या अडानी, बिरला, या अमेजन, फ्लिपकार्ट। ये कई कंपनियां जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, या गूगल, इन पे रिक्रूटमेंट का काम जो है बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, यहाँ पर इंटरनल जो वर्कर्स हैं वो रिक्रूट होने के लिए बहुत ज़्यादा, प्रमोट होने के लिए ज़्यादा लालित रहते हैं, या ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, इंथुजियास्टिक रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपटीशन एंड बेनिफिट्स। ये भी सही बात है, बेनिफिट्स और कंपनसेशन और बेनिफिट्स के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि रिक्रूटमेंट के लिए अगर कोई कंपनी बेनिफिट्स दे रही है ज़्यादा, तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट के ज़्यादा चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कोई भी रिक्रूटेड ज़्यादा आना चाहेंगे। और एम्प्लॉय का रिटेंशन, एम्प्लॉय अगर वहाँ ज़्यादा रिटेन हो रहा है, रिटेन करने का मतलब रह रहा है लंबे समय तक एक ही जगह, ठहराव कह सकते हैं, ठहराव। अगर किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को लंबे समय तक ठहराव रहा है, उस कंपनी के लिए वो फ्रूटफुल है। ठीक, आगे बात करेंगे हम। ये तो फैक्टर हो गए इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। आगे बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के अंदर दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक तो है आपके पास इंटरनल सोर्सेज और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसे फैक्टर्स थे ऐसे ही सोर्सेज भी रहेंगे। सोर्सेज कहने का मतलब स्रोत। ठीक, अब कई बार क्या होता है हमें रिक्रूटमेंट करने के लिए कौन कौन से स्रोत है। सबसे पहली बात इंटरनल है, करंट एम्प्लॉयज़ को ही हमने रिक्रूट कर लिया, या हो सकता है रेफरेंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। अगर कोई आपकी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके रेफरेंस से अगर कोई नया एम्प्लॉयमेंट आ रहा है तो वो हो गया। डाटा बैंक फॉर फॉर्मर ऑफ एप्लीकेंट्स, कई बार फॉर्मर एप्लीकेंट्स को ही बुलाया जाता है कि भाई आप जॉब में आ जाइए। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को भी बुलाया जाता है। ये इंटरनल प्रोसीजर्स हैं, अगर कोई रिटायर हो गया देन उसको भी दोबारा रख सकते हैं। कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, और कम पैसे में भी काम कर लेते हैं कई बार। या फॉर्मर एम्प्लॉय कोई पुराना एम्प्लॉय है, उस केस में। ये तो है सोर्सेज इंटरनल के केस में। एक्सटर्नल के केस में तो आपके हर एक स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है उसकी लाइफ में ये सबसे पहले गुजरने वाले हैं, ये पॉइंट गुजरने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि आपके एडवर्टीजमेंट आता ही आता है। एडवर्टीजमेंट है जहाँ से आपको किसी जॉब के बारे में पता चलता है। ठीक, देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं। आजकल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जैसे बहुत सी हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है जो रोज़गार प्रोवाइड करती हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। देन टेम्परेरी हेल्प, कोई टेम्परेरी हेल्प अगर किसी मिल जाती है। एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर्स, कई बार एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटर्स होते हैं, उनको भी रिक्रूट किया जाता है। देन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, कई बार कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, कई बार
रेफरल्स हैं, किसी के थ्रू आप जा रहे हैं, वॉक इन है, वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, कॉलेज रिक्रूटमेंट के या कैंपस रिक्रूटमेंट भी कहते हैं हम, या कंपनी वेबसाइट में, कंपनी की वेबसाइट में जो पर्टिकुलर कंपनी, सपोज आपने गूगल की कंपनी में जॉब पाना है तो कंपनी की वेबसाइट आप चेक करिए, या टाटा की कंपनी जॉब पाना है तो उसकी कंपनी में वेबसाइट में चेक करिए, आपको वहाँ मिलेगा। या फ्री एंड फी पेइंग वेबसाइट सर्विसेज, कई बार जैसे Naukri.com है, Naukri.com है, वहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एक्सटर्नल सोर्स हैं, जो क्या करती हैं, हमें प्रोवाइड करती हैं सारी इंफॉर्मेशन। ठीक, आगे बात करेंगे हम रिक्रूटमेंट पिरामिड क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। रिक्रूटमेंट पिरामिड, रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड, ये इसको कई बार बोलते हैं RYP। व्हाट इज RYP इन रिक्रूटमेंट? इट इज़ द हिस्टोरिकल अर्थमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन, ये एक अर्थमेटिक रिलेशन है, हिस्टोरिकल अर्थमेटिक रिलेशन बिटवीन, इनके बीच में दो चीज़ों के बीच में संबंध है। एक तो है पहले रिक्रूटमेंट लीड्स एंड इनवाइटीज, भाई कितने लीड कर रहे हैं और कितने लोगों ने इनवाइट कर रखा है आपने। देन इनवाइटीज, एक तो पहला पॉइंट ये बनता है। सेकंड है इनवाइटीज, कितने लोगों को इनवाइट किया और कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए किया। दो केस में दो लोगों के बीच में ये हो गया रिलेशन। देन थर्ड पॉइंट है इंटरव्यूज कितने हुए और कितने ऑफर मेड किए गए। फोर्थ पॉइंट है ऑफर मेड, कितने ऑफर मेड किए गए और उसके यहाँ ऑफर एक्सेप्टेड कितने हुए। तो 4 केस बन जाते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप निकाल के आते हैं, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन आपके रिक्रूटमेंट लीड्स और इनवाइटीज। ये आपको ध्यान रखना है, रिक्रूटमेंट लीड्स एंड इनवाइटीज। देन इनवाइटीज एंड I इंटरव्यूज, देन इंटरव्यूज एंड ऑफर मेड OM, देन ऑफर मेड एंड ऑफर एक्सेप्टेड OA। ठीक, ये आपके 4 हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 4 रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड्स होते हैं। अब एक एग्जांपल देते हैं आपको, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले आपको देखिए नीचे से स्टार्ट करना है। सपोज कोई जॉब आई जिसमें आपको 50 एम्प्लॉय को हायर करना है, देन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर अप्लीकेंट्स 1200 आए, हमने रेशियो माना 6:1, देन 6:1 हो गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स आपको कैंडिडेट जो इनवाइट करेंगे वो आएंगे आपके 200। ठीक, देन अब इसके बाद 200 और 150 के बीच का रेशियो हो जाएगा 4:3। दैट मीन्स ये कई बार सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है जिसमें कैंडिडेट के लिए इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है। दैट मीन्स 200 में से 200 में से 150 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, देन उसके बाद आपको इंटरव्यू में जो सिलेक्ट होंगे 2:1 है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 3:1 है, तो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए ऑफर जो मेड होंगे वो होंगे 100। अब इसमें कई लोग ऑफर मेड होने के बाद जो हायर होंगे वो 2:1 है, जो लास्ट में हायर होंगे 2:1, मतलब लास्ट वाले में 100:50 है, 2:1, तो लास्ट में 100 की जगह 50 ही आपके हायर किए जाएंगे। ये तो आपका एक रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड है। कोई भी जॉब के लिए यही क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है मैक्सिमम जॉब्स के लिए। ठीक, आगे बात करेंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये क्वेश्चन आता है कई बार। इंटरनल रिक्रूटमेंट सबसे पहली बात कर लेते हैं हम। इट इज़ इंटरनल की बात हो रही है, इंटरनल मतलब आंतरिक। ठीक है, जो इनसाइड होता है रिक्रूटमेंट, आंतरिक भर्ती कहते हैं, जो इंटरनली भर्ती करते हैं। कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट से इंटरनली भर्ती कर दे या किसी को जॉब में रख ले, दैट मीन्स वो एक लेस कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली होगा, सीधी सी बात है। कैंडिडेट आर ऑलरेडी ओरिएंटेड विथ ऑर्गेनाइजेशन, कई बार कैंडिडेट ऑलरेडी ओरिएंटेड होता है, मतलब सब कुछ जान चुका होता है कैंडिडेट कंपनी के बारे में, हमने क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट पोजीशन के लिए इंटरव्यू हो रहा है। इस केस में यहाँ पर नहीं होता है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, उसको सब कुछ जानना, उसको सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, एक डिसएडवांटेज है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन है, बेटर नॉलेज अबाउट द कैंडिडेट, इंटरनल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट हो रहा है उसको पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन को कैंडिडेट के बारे में नॉलेज होती है, तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट की इफ एंड बैड्स और जितने भी बैड क्वालिटीज़ या गुड क्वालिटीज़, गुड ये कंपनी में बेटर
इफ़ेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी कंपनी को पहले से पता रहती है, तो कंपनी के लिए ये हेल्पफुल है, एडवांटेजेस है। मगर कई बार क्या होता है, कैंडिडेट करेंट वर्क में भी इफेक्टेड, जो करेंट वर्क होता है वो पूरा इफेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, इनमें इन्हेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन, ये सही बात है, एम्प्लॉय का मोरल और मोटिवेशन बढ़ जाता है क्योंकि उसको एक्स्ट्रा प्रमोशन मिल जाता है तो नेक्स्ट पोजीशन में पहुंच जाता है। मगर यहाँ पर पॉलिटिक्स प्ले ग्रेटर रोल, कई बार क्या यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत हो जाती है। अगर एम्प्लॉय को अगर आप प्रमोट कर देते हैं तो जो नीचे के लोअर उसके साथ के और एम्प्लॉय होंगे वो पॉलिटिक्स और वर्किंग एनवायरनमेंट जो है ख़राब करना शुरू कर देते हैं। गुड परफॉर्मेंस इज़ रिवार्ड, जो गुड परफॉर्मेंस करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। मगर यहाँ पर क्या है कि मोरल प्रॉब्लम फॉर दोज हु आर नॉट प्रोमोटेड, ये सही बात है। कई बार आपको 10 कैंडिडेट में से 10 में से अगर आपको 4 ही कैंडिडेट लेने हैं तो इसका मतलब हो गया जो 6 हैं वो अगर उनका मोरल डाउन हो जाएगा, अगर 4 ही सेलेक्ट हो गए ऊपर चले गए तो इस केस पे ये थोड़ा इसका डिसएडवांटेज भी रहेगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, इसमें 3 बेनिफिट्स हमारे पास निकल के आते हैं। पहला बेनिफिट्स तो ये आता है आपका एडवांटेज, बेनिफिट्स ऑफ न्यूज़, ये एक्सटर्नल है, ध्यान रखिए, बाहर से जो हम रिक्रूट करते हैं, ठीक। बेनिफिट्स ऑफ न्यू स्किल, न्यू टेक्नोलेंट एंड न्यू एक्सपीरियंस टू द ऑर्गन, एक तो भाई न्यू टैलेंटेड बंदा आता है या न्यू टैलेंटेड स्किल्ड पर्सन आता है जो एक अपना एक नया एक्सपीरियंस के साथ कंपनी में आता है। दूसरा है कंप्लायंस विद रिजर्वेशन पॉलिसी बिकम्स ईजी, रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है वो बहुत ईजी रह जाती है, ये दिक्कत नहीं आती है क्योंकि कंपनी उसी के अकॉर्डिंग जॉब देती है। देन थर्ड पॉइंट आता है स्कोप ऑफ रिसेंटमेंट, ज्यूलियसनेस एंड हीट बर्न आर अवॉइडेड। कई बार क्या है जो असंतोष, रिसेंटमेंट असंतोष कहते हैं, जेलियसनेस मतलब जलन है या दूसरे से ईर्ष्या भाव है या किसी चीज़ का झगड़े जो फसाद है उससे बचने के लिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करती हैं कई बार कंपनीज या गवर्नमेंट भी, ताकि अंदर के एम्प्लॉय में कोई लड़ाई झगड़ा ना रहे। अब इसी का डिसएडवांटेज है बेटर मोरल एंड मोटिवेशन एसोसिएटेड विद इंटरनल रिक्रूटमेंट इज डिनाइड। कई बार क्या जो अंदर काम कर रहे हैं उनका मोरल जो है डाउन हो जाता है कि उनको नहीं मिला प्रमोशन, नया रिक्रूटमेंट निकल गया है, ये थोड़ा कॉस्टली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसएडवांटेज है ये। चांसेस ऑफ क्रीपिंग इन द फॉल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स, इस केस में क्या कई बार क्या होता है अगर गलती छोटी भी होगी तो उससे क्या होगा ज़्यादा गलतियां निकल के आएंगी जो एक माहौल ख़राब कर देती है, ठीक है। ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बारे में बात होगी। एक लास्ट पॉइंट आता है कंसिडरेशन के बारे में बात होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कंसिडरेशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द कंसिडरेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल कंसिडरेशन, ये वाली बात करते हैं सबसे पहले। पॉलिटिकल कंसिडरेशन क्या होता है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन में सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है। देखो इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी है, और दूसरा ये हो सकता है कि अवॉइडिंग डिस्क्रिमिनेशंस, इसमें हम डिस्क्रिमिनेशंस को हटाएं, कुछ चीज़ें और ये भी हो सकती हैं, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करें। देन अगला पॉइंट आता है लीगल कंसिडरेशन, रिक्रूटमेंट करते समय हमें क्या क्या चीज़ें सावधानी रखनी है या किन चीज़ों की बातें ध्यान में रखनी है भर्ती करते समय, भर्ती के समय क्या ध्यान में रखें, ध्यान में रखने वाली बातें देखो क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले तो हो गया पॉलिटिकल कंसिडरेशन, अगर आपने पॉलिटिकली कंसिडर नहीं करेंगे कई चीज़ें आपके रह जाएंगी, जिसमें हम ये कहते हैं कि डाइवर्सिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, अवॉइडिंग डिस्क्रिमिनेशंस, फेयर एंड ट्रांसपेरेंस पॉलिसी प्रोसेस होनी चाहिए, जिससे क्या सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन और लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं लीगल कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं। लीगल कंसिडरेशन पॉइंट नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते भी। लीगल कंसिडरेशन में इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट, लीगल लेबर लॉ रेगुलेशंस मेंटेन होनी चाहिए, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ होना चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ का फॉलो अप होना चाहिए कि भाई किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
ठीक, ये तो रहा लीगल इन्वायरमेंट के बारे में या लीगल कंसिडरेशन, क्योंकि हमने जो भी आप ये जॉब निकालनी है तो हर चीज़ के लीगल पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए। देन एक सोसाइटल या सोशल कंसिडरेशन आता है जिसे हम थर्ड पॉइंट बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहली बात आती है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, इसी के केस में आता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। या कम्युनिटी का इम्पैक्ट भी देखना पड़ता है कि कई बार अगर आपकी कंपनी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है तो उस एरिया की कम्युनिटी का इम्पैक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देन और एक चीज़ और आता है पॉजिटिव लोकल कम्युनिटीज़ को थोड़ा प्रायोरिटीज़ देना। कई बार ये होता है कंपनी चाहती है कि लोकल कम्युनिटीज़ को प्रायोरिटीज़ में रखें। ये आपका सोशल कंसिडरेशन है, क्योंकि आपकी कंपनी जहाँ भी सेटअप होगी, ये जहाँ भी काम हो रहा है वहाँ पर लोकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कंपनीज के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देन एक और लास्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हम बात करें सारे डिसीजन फाइनेंशियल एप्लीकेशन जो आएंगे वो ये फोर्थ पॉइंट में फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में फाइनेंशियल जितनी भी चीज़ें होंगी, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जितने भी होंगे इकोनॉमिक कंसिडरेशन को लेके चलेंगे। सबसे पहली बात है कि न्यू हायर्स या न्यू रिक्रूटमेंट कितनी करनी है, कितना रिटर्न आएगा, रिटर्न के ऊपर भी बात होती है इसमें। दैट मीन्स सिंपल है कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स assessing the financial implications of hiring decisions. This include evaluating the cost of recruitment, potential return on investment, new hires, ensuring that the workforce structure align with the organization's budgetary constraint and overall economic strategy. दैट मीन्स सारी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को देखते हुए और बजटरी कॉन्स्टेंट को देखते हुए आपने क्या है या कंपनी ने नई रिक्रूटमेंट निकालने चाहिए। तो ये एक तो रिक्रूटमेंट जब निकालेंगे उसमें ये पॉइंट्स कंसिडर करने माइंड में, या जो भी HR है या किसी कंपनी या कोई गवर्नमेंट इन पहलुओं पर या इन पॉइंट्स में पक्का डिस्कस करती है। अब कुछ बात आती है क्वेश्चंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको जल्दी। एक तो आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन रिक्रूटमेंट, जिसे हम भर्ती कहते हैं। भर्ती किसे कहते हैं भाई? राइट कैंडिडेट को राइट पर्सन और उसको अट्रैक्ट करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना है कैपेबल पर्सन को इसी जॉब के लिए, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहलाता है। व्हाट आर द वेरियस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? वेरियस दो टाइप ऑफ इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, उसके अंदर हमने बात कर ली है, ठीक है। अब ये कह रहा है आउटलाइन द लीगल, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंसिडर। लीगल इन्वायरमेंट मैंने बात कर दी, सारे लीगल पहलू हमने बात करने। इकोनॉमिक, कंपनी के लीगल और बजटरी कॉन्स्टेंट को देखते हुए या इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को देख के ही न्यू रिक्रूटमेंट किया जाएगा। सोसाइटल, दैट मीन्स सोसाइटी को देख के या कम्युनिटी को देख के ही आपने क्या रिक्रूटमेंट करना है। लोकल कम्युनिटीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देना है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल पावर्स में जो भी बैठे हैं उनकी हेल्प से, और पॉलिटिकल जितने भी गवर्नमेंट के ज़्यादा रूल्स फ्रेमवर्क किए जाते हैं उसको फॉलोअप करना ज़रूरी है। देन एक और आता है व्हाट आर द मेथड्स। दो टाइप के मेथड्स हमने बात करी, इंटरनल मेथड हो गया और दूसरा एक्सटर्नल मेथड्स होता है, ठीक है। इसके ऊपर हमने बात कर लिया पूरा वीडियो में, आप इसको पीछे देख सकते हैं। देन डिस्कस द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल जो बाहर से रिक्रूट करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट है, वेबसाइट है, कंपनी की साइट है, या कोई और रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, वो सब इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। एक कुछ क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, इन क्वेश्चंस को आप एक बार आराम से देख लीजिए वीडियो पॉज करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके MCQs आते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ये भी है, 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक कुछ अगर कोई बच्चे इसमें आप असाइनमेंट करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है, ये क्वेश्चन आएंगे 4, जिसमें आपके लीगल कंसिडरेशन, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंसिडरेशन के बारे में पूछता है कि भाई आपने अगर रिक्रूटमेंट करनी है, रिक्रूटमेंट के टाइम पे आपने भर्ती के टाइम पे किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान देना है, ये ठीक है। सेकंड आपका मेथड्स पूछ लिया, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कई बार पूछते हैं ये
हम भी पूछते हैं कई बार एग्जाम में। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होती हैं रिक्रूटमेंट के केस पे, ये भी पूछते हैं हम कई बार। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव्स है भाई, ये तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो आपके पास एक्सपेंशन हो सकता है, ग्रोथ के लिए है, कोई ट्रांसफ़र हो गया तो उसकी जगह रिक्रूटमेंट करना है, सारे कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। कोई भी कंपनी अपने नए नए ऑब्जेक्टिव भी सेटअप करती है। एक दूसरा ये भी है कि भाई आप असाइनमेंट नंबर 2 इसको भी आप कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी मिलते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और खासकर जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप चाहें तो इसमें आप देख सकते हैं, ज़्यादातर डिटेल और चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और थैंक यू एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और सारे क्वेश्चन जो भी आपको बताएं क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिए। थैंक यू, बाय।